गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बायोग्राफी सीरीज में आज हम देख रहे हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग को, जो कि अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं। और रॉबर्ट ब्राउनिंग का माय लास्ट डचेस हमारे सिलेबस में गिवन है और उसको हमने डिटेल से कवर किया है। ठीक, तो पोएट्री प्लेलिस्ट में आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। और रॉबर्ट ब्राउनिंग का आज हम पूरा लाइफ देखेंगे कि उनके लाइफ में क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहे हैं, कौन से उन्होंने इंपॉर्टेंट वर्क्स लिखे हैं, तो उसको पूरा डिटेल से देखने वाले हैं, उनकी लेगेसी देखने वाले हैं। तो ये सब कुछ हम आज कवर करने वाले हैं। तो आइए फटाफट से हम रॉबर्ट ब्राउनिंग को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग को हम फादर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग भी बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस पे काम किया है ड्रामेटिक मोनोलॉग पे, लेकिन जितना बेहतरीन काम, जितना बेहतरीन तरीके से रॉबर्ट ब्राउनिंग ने कर दिया माय लास्ट डचेस में, शायद ही कोई और वर्क होगा। इसीलिए इनके वर्क को जो है कि इन वर्क के कारण, माय लास्ट डचेस के कारण, इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग बोला जाता है। ये कौन है? विक्टोरियन पोएट हैं और पोएट ऑफ ऑप्टिमिज्म इन्हें बोला जाता है एंड फेथ बोला जाता है। और पोएट ऑफ पेसिमिज्म की अगर बात करें कि पोएट ऑफ पेसिमिज्म वो भी विक्टोरियन पीरियड का कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कौन है। थॉमस हार्डी हैं। कौन है? थॉमस हार्डी हैं। जो थॉमस हार्डी हैं, इनको पोएट ऑफ पेसिमिज्म बोला जाता है और पोएट ऑफ ऑप्टिमिज्म किसे बोला जाता है? रॉबर्ट ब्राउनिंग को बोला जाता है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। प्लस मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग भी इन्हें बोला जाता है। आपको ये सारे जो की फैक्ट हैं, ये डेफिनेटली आपके दिमाग पे बिल्कुल फिंगर टिप पर होनी चाहिए। इनका फुल नेम है रॉबर्ट ब्राउनिंग और इनका जन्म की अगर बात करें तो 7 मई 1812 को कंबरवेल लंदन इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ है। कहाँ पर? कंबरवेल लंदन इंग्लैंड में। यानी ये भी कहाँ के हैं? इंग्लिश पोएट हैं, इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। तो आपको जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, कंट्री प्लस जो वर्क गिवन है उसका जॉनरा और ये किस जॉनरा में इनकी मास्टरी है, वो सारी चीजें पता होनी चाहिए। अगर इनके फादर की बात करें तो इनके फादर का नाम रॉबर्ट ब्राउनिंग सीनियर है। जैसे कि कई बार बताया है कि जब फादर और सन का नाम सेम होता है तो उनके नाम के आगे सीनियर या जूनियर लगा दिया जाता है। तो इनके फादर का नाम रॉबर्ट ब्राउनिंग सीनियर है, जो कि एक क्लर्क हैं एंड बुक लवर थे। इनके पास लगभग 60,000 के आसपास या 6,000 आई थिंक ऐसे समथिंग बुक्स का कलेक्शन था, जो कि बहुत ज्यादा अपने आप में बड़ा अमाउंट है। उसके बाद अगर इनके मदर की बात करें तो इनके मदर का नाम है सारा एंड, ठीक, जो कि एक म्यूजिक लविंग वुमेन थी। ये देखिए, अच्छा ये दिया हुआ है, ठीक है, 6 ही था, 6,000। तो ग्रीव अप सराउंडेड बाय बुक्स, यानी बुक्स की सराउंडिंग में ही ये पले बढ़े, आगे बढ़े हुए। और इनके फादर की जो प्राइवेट लाइब्रेरी थी, ऐसा नहीं कि वो कोई लाइब्रेरियन थे, कोई लाइब्रेरी में काम कर रहे हैं तो इतनी बुक्स है, नहीं। इनके फादर की खुद की अपनी प्राइवेट लाइब्रेरी थी, जिसमें कि आपको ओवर 6,000 6,000 से ज्यादा वॉल्यूम्स, 6,000 से ज्यादा वर्क्स मिल जाते हैं। ठीक, पढ़ने के लिए बुक्स मिल जाती हैं। तो इतनी बड़ी इनकी लाइब्रेरी थी। बुक्स के ही इर्द गिर्द इनका क्या हुआ था? बचपन बीता था। रिसीव्ड प्राइवेट एजुकेशन, इन्होंने प्राइवेट एजुकेशन ली थी। लेटर अटेंडेड यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, लंदन में इन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज में फिर बाद में अपना दाखिला करवाया। बट लेफ्ट बिफोर अर्निंग और डिग्री, यानी कि इन्होंने, इनकी जो डिग्री है वो इनको नहीं मिल पाई थी बिकॉज ऑफ हिज फादर्स इलनेस। इनके फादर जो है वो बीमार हो गए थे, इसलिए इन्हें बीच से ही अपनी स्टडी छोड़कर वापस आना पड़ा था। इसलिए इन्हें वहां से जो डिग्री है वो अप्रूव नहीं हो पाई थी, डिग्री नहीं मिल पाई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फादर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग इन्हें बोला ही जाता है। फादर या मास्टर सेम थिंग है, तो ड्रामेटिक मोनोलॉग का फादर बोला जाता है, जो आपको पता होना चाहिए। अब हम थोड़ा सा जो है इनकी लिटरेरी बिगनिंग के बारे में जानेंगे। लिटरेरी बिगनिंग है क्या? इन्फ्लुएंस बाय शैली एंड बायरन इन यूथ, यानी ये जब अपने जवानी के टाइम पीरियड में थे, यूथ टाइम पीरियड में थे, तो ये शैली से और लॉर्ड बायरन से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थे, काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। अर्ली इंटरेस्ट इन पोएट्री एंड म्यूजिक, इनका जो अर्ली इंटरेस्ट है वो पोएट्री एंड म्यूजिक में दिखाई देता है। इनकी जो फर्स्ट पोएम आती है वो है पाउलिन। क्या नाम है? पाउलिन, अ फ्रेगमेंट ऑफ अ कॉन्फेशन 1833, अ फ्रेगमेंट ऑफ अ कॉन्फेशन 1833। पाउलिन वाज पब्लिश्ड anonymously and went largely unnoticed। ठीक है,
जो कि एनोनिमसली इन्होंने पब्लिश करवाई थी विदाउट नेम, जिसे बोलते हैं, एंड जो है अननोटिस चली गई, यानी उस पर बहुत ज्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया, कोई भी इनको उसका इम्पैक्ट दिखाई नहीं दिया। तो पाउलिन इनका जो है अननोटिस्ड वर्क है और ये इनका फर्स्ट पोयम भी था। उसके बाद अर्ली फेल्योर डिड नॉट डिस्करेज हिम, ही डेवलप्ड हिज डिस्टिंक्टिव स्टाइल ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। इन्होंने यानी कि अपने अर्ली लाइफ में ही जो पाउलिन से फेलियर देखे थे, जो भी इन्होंने अननोटिस चीजें देखी थी, जो भी इनको बहुत ही ज्यादा जो इन्हें डिमोटिवेट कर सकती थी, लेकिन ये डिमोटिवेट नहीं हुए क्योंकि ये एक ऑप्टिमिस्टिक पोएट थे और ये जो है अपने आप को करेज करते रहे और फिर इन्होंने आगे चलकर ड्रामेटिक मोनोलॉग पे काम किया और ऐसा काम किया कि दुनिया आज इनका नाम ड्रामेटिक मोनोलॉग के फादर के रूप में जानती है। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग स्टाइल पे इन्होंने वर्क किया है। एंड पोएम्स स्पोकन बाय इमेजिनरी कैरेक्टर रिवीलिंग इनर थॉट्स, यानी कि एक इमेजिनरी कैरेक्टर होता है जो कि इनर थॉट्स को क्या कर रहा होता है, रिवील कर रहा होता है ड्रामेटिक मोनोलॉग में। ये चीज आपको जो है क्लियर होना चाहिए। अब आइए इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ जान लेते हैं। इनकी जो वाइफ है उनका नाम है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। तो एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग से इन्होंने 1846 में जो है शादी की थी और वो भी अपने टाइम की बहुत ही फेमस पोएटेस थी। ठीक, फेमस पोएटेस थी कौन, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, जिससे इन्होंने 1846 में शादी की थी। देयर मैरिज वाज अ लिटरेरी यूनियन बेस्ड ऑन लव एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, यानी इनकी जो लव रही है और इनकी जो बॉन्डिंग रही है, इनकी जो मैरिज रही है, वो बहुत ही यूनियन में रही है, बहुत ही इन लोगों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल रिस्पेक्ट थी। ठीक है, दे सेटल्ड इन इटली फ्लोरेंस, ये फिर इटली फ्लोरेंस में सेटल हो गए थे। वेयर ब्राउनिंग रोट मेनी ऑफ मेजर वर्क्स, इन्होंने जो अपने महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो वर्क लिखे हैं वो कहाँ पर, इटली फ्लोरेंस में ही लिखे हैं। फिर एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की डेथ 1861 में हो जाती है, जिसके बाद से ये काफी ज्यादा दुखी थे, टूट गए थे और ये रिटर्न इटली से रिटर्न वापस आ जाते हैं, कहाँ पर, इंग्लैंड वापस आ जाते हैं। अपनी वाइफ की डेथ के बाद 1861 में वापस आ जाते हैं विद देयर सन, अपने सन के साथ, जिसका नाम था रॉबर्ट वाइडलमैन बैरेट ब्राउनिंग। कुछ ज्यादा ही छोटा नाम इन लोगों ने रख दिया था ना अपने बेटे का। तो अपने बेटे के साथ ये क्या करते हैं, वापस लंदन चले आते हैं जब इनकी वाइफ की डेथ हो जाती है 1861 में। ठीक, तो ये चीजें आपने इनके बारे में जानी। अब जो है हम इनके लिटरेरी कैरियर के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि इनका जो है, इनके कैरियर को, लिटरेरी कैरियर को हम फर्दर 3 भाग में डिवाइड करते हैं, अर्ली पीरियड, मिडिल पीरियड एंड लेटर पीरियड। ठीक है, जस्ट एक सेकंड। तो जो अर्ली पीरियड है 1833 से लेके 1846 तक का जो टाइम स्पैन है, इसको बोलते हैं अर्ली पीरियड। और इसमें इनका पाउलिन आया था जिसको अप्रिशिएट नहीं किया गया था। उसके बाद पैरासिलस आया 1835 में, स्ट्रेटफोर्ड आया 1837 में, सॉर्डेलो आया 1840 में। मार्क बाय कॉम्प्लेक्स स्टाइल एंड फिलोसफिकल टोन इसमें आपको देखने के लिए मिलती है, यानी जो इनके अर्ली वर्क्स हैं इसमें आपको कॉम्प्लेक्स स्टाइल इनकी देखने के लिए मिलेगी और फिलोसफिकल टोन देखने के लिए मिलेगी। नेक्स्ट जो मिडिल पीरियड है इनका वो 1846 से लेकर 1861 तक का है। इसमें मेन एंड वुमेन मिलती है 1855 में, जो कि कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग्स शोइंग मास्टरी ऑफ कैरेक्टर एंड साइकोलॉजी, यानी कैरेक्टर्स के ऊपर इन्होंने मास्टरी की, साइकोलॉजी के ऊपर, कैरेक्टर्स की क्या साइकोलॉजी है उसके ऊपर इन्होंने काम किया। और ये कलेक्शन था इनका मेन एंड वुमेन, 1855 में आया था। ये ड्रामेटिक मोनोलॉग्स का कलेक्शन था। ठीक है, इसी में आपको महिलास टचेस मिलती है। नेक्स्ट जो है लेटर पीरियड 1864 से 1889 तक है, जिसमें आपको ड्रामेटिस पर्सोनेज मिलता है 1864 में। द रिंग एंड द बुक 1868 to 69 में मिलती है। बॉलस्टियंस एडवेंचर्स 1871 में मिलता है। एंड फिफाइन एट फ्लेयर 1872 में एंड एसोलैंडो 1889 में मिलता है। तो ये आपको मैंने फेज वाइज, पीरियड वाइज इनके जो मेजर वर्क्स थे उनकी लिस्ट प्रोवाइड करा दी, ताकि आपको बिल्कुल, अगर आपसे यहाँ से क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको बिल्कुल क्लियर हो कि ये फर्स्ट पीरियड से है या मिडिल पीरियड से या लास्ट पीरियड से है, कहाँ से इनका ये वर्क बिलोंग करता है। इसीलिए आप यहाँ से इसको बताने के बाद से आप क्रोनोलॉजी बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उनको भी टैकल कर पाएंगे आराम से। चलिए
अब इनके कुछ मेजर वर्क्स को हम बुरा ईयर वाइज देख लेते हैं। आप मतलब कि जो कि आपने इनके पीरियड पढ़ लिए हैं, तो अब इनके पीरियड पढ़ने के बाद जब आप इन वर्क्स को पढ़ेंगे तो आप इजीली समझ जाएंगे कि ये किस पीरियड में फॉल करता है। एंड आपको अगर ईयर नहीं भी याद रहेगा तो भी आप इसको क्रोनोलॉजी वाइज सेट कर लोगे। तो 1833 में इनका पाउलिन आता है, जिससे कि ऑब्वियसली ये पोएटिक मोनोलॉग है, लेकिन इसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट नहीं किया गया। 1835 में जो है पैरासिलस आता है, ये भी फिलोसॉफिकल पोम होती है। 1814 में सॉर्डिलो आता है, ये एक नैरेटिव पोम होती है। 1841 टू 1846 में बेल्स एंड पोमीग्रेनेट्स आता है, ये एक सीरीज है जिसमें कि आपको ड्रामेटिक लिरिक, ड्रामेटिक रोमांसेस देखने के लिए मिलेंगे। फिर 1855 में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट कलेक्शन आता है जो कि है मेन एंड वुमेन, जो कि ड्रामेटिक मोनोलॉग्स का कलेक्शन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कलेक्शन है ये। इसमें इनके ड्रामेटिक मोनोलॉग से जो भी चीजें हैं वो इस कलेक्शन में आपको मिल जाएंगी। ठीक, तो आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि माई लास्ट टचेस जो है वो किस कलेक्शन का पार्ट है, तो आपको पता होना चाहिए। फिर 1864 की बात करें तो ड्रामेटाइज पर्सोनेस जो है वो पोएट्री कलेक्शन है इनका। द रिंग एंड द बुक 1868 एंड 69 में आया है, ये इनकी इपिक नैरेटिव पोम रही है। उसके बाद ड्रामेटिक पोम इनकी है बेलोशन एडवेंचर। ठीक, ये 1871 में आई है। 1872 की अगर बात करें तो 1872 में इनको फाइन आर्ट फ्लेयर मिलती है। कौन सी? फाइन आर्ट फेयर मिलती है, जो कि फिलोसॉफिकल पोएम है। और अगर बात करें नेक्स्ट वर्क इनका देखिए 1889 में, जो कि इनका लास्ट वर्क होता है। तो कई बार राइटर का फर्स्ट वर्क, लास्ट वर्क, या अगर उस राइटर का कोई इनकम्प्लीट वर्क है तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो आपको इनका लास्ट वर्क पता होना चाहिए कौन सा है। एसलैंडो है, ठीक, जो कि है फ्रांसिस एंड फैक्ट्स। ये लास्ट वर्क है पब्लिश्ड ऑन द डेथ ऑफ हिज डे, यानी इनके डेथ जिस दिन हुई थी उस डे पर ये वर्क पब्लिश होता है एसलैंडो। ठीक, ये 1889 में आया है। तो इस तरह से चीजें जो है वो आपको पता चल गई इनके पूरे कलेक्शन के बारे में कि कौन कौन सा इनका कलेक्शन है। उसके बाद अगर पोएटिक स्टाइल एंड थीम की बात करें तो देखिए इन्होंने किधर किधर ज्यादा वर्क किया है। आपको उनके स्टाइल एंड थीम को जानना बहुत जरूरी है। अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो प्री एग्जाम तो मेंस में यहाँ से क्वेश्चन उठाया जा सकता है कि इनके पोएटिक स्टाइल के ऊपर आप जो है 125 वर्ड्स में एक्सप्लेन करिए। तो आपको इनकी पोएटिक स्टाइल, इनका जो थीम है वो पता होना चाहिए। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग जो कि इनका बहुत ही फेमस स्टाइल है जिसपे इन्होंने काम किया है, ब्राउनिंग सिग्नेचर फॉर्म है ये। ठीक, सिग्नेचर फॉर्म किसे बोलते हैं? जो कि सबसे प्रोमिनेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इनका क्या है? ड्रामेटिक मोनोलॉग। ये ब्राउनिंग का सिग्नेचर जो फॉर्म है उसमें क्या होता है, एक सिंगल जो स्पीकर है, एक सिंगल स्पीकर होता है, रिवील्स देयर पर्सनालिटी इनडायरेक्टली। ठीक, क्या है? रॉबर्ट ब्राउनिंग, ये इनका सिग्नेचर फॉर्म है जो कि ड्रामेटिक मोनोलॉग है। अ सिंगल स्पीकर रिवील्स देयर पर्सनालिटी इनडायरेक्टली। ठीक है, जिसमें कि एक सिंगल स्पीकर होता है जो कि अपनी पर्सनालिटी को इनडायरेक्टली क्या करता है? रिवील करता है। जैसे कि आप माय लास्ट टचेस पढ़ते हो तो उसमें उसकी पर्सनालिटी कैसे रिवील होती है? जब वो उस पोर्ट्रेट को देखकर बताता है कि ये मेरी वाइफ रही है, ये लोगों से हंसते खेलते बात करती थी, मुस्कुराती थी, और मुझे ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए मैंने उसको मरवा दिया। तो वो व्यक्ति क्या कर रहा है? अपनी ही बातों से, अपनी ही इनर फीलिंग से, अपनी पर्सनालिटी के बारे में बता रहा है। तो ये क्या है? ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ठीक है, अब माय लास्ट टचेस मिलता है इनका। फिर देखिए प्रोफेगियास लवर मिलता है, एंजियो डेल सारेडो मिलता है। ये इनके क्या है? फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग है जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा फेमस माय लास्ट टचेस है। फिर देखिए नेक्स्ट साइकोलॉजिकल रियलिज्म मिलता है। ठीक, साइकोलॉजिकल रियलिज्म में आपका डीप एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन मोटिव्स एंड कंसेशन एंड सेल्फ डिसेप्शन देखने के लिए आपको मिलता है। तो इस थीम पर भी इन्होंने काम किया है। ये भी इनकी जो साइकोलॉजिकल रियलिज्म रहा है इस पे भी इन्होंने अपने इस स्टाइल पर भी इन्होंने अपने बहुत सारे जो वर्क हैं वो लिखे हुए हैं। उसके बाद देखिए फिलोसफिकल ऑप्टिमिज्म, यानी कि फेथ इन लाइफ। इन्होंने लाइफ पर फेथ दिखाया है, प्रोग्रेस पर, लव पर, डिस्पाइट डाउट एंड सफरिंग, यानी डाउट एंड सफरिंग के बजाय इन्होंने इन सारी चीजों पर क्या दिखाया है? अपना विश्वास दिखाया है, अपना फेथ दिखाया है कि जो भी चीजें हैं, चाहे वो लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे प्रोग्रेस से, चाहे लव से रिलेटेड, वो सारी चीजें जो कि जैसी हैं वो सही हैं। ठीक, यानी इन्होंने यहाँ पर एक अपना फेथ दिखाते हुए ये इस स्टाइल में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है
कोलोक्वियल लैंग्वेज जिसमें कि नेचुरल स्पीच रिदम्स एंड ड्रामेटिक एक्सप्रेशन देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट इनका जो स्टाइल है वो लव एंड फेथ है, यानी कि सेंट्रल थीम स्पिरिचुअल लव एज अ पाथ टू डिवाइन ट्रस्ट, इस पे इन्होंने बात की है। तो ये आपको जो मेजर इनकी स्टाइल मिलती है, ड्रामेटिक मोनोलॉग मिलता है, फिलोसफिकल ऑप्टिमिज्म मिलता है, कोलोक्वियल लैंग्वेज मिलती है, लव एंड फेथ है, तो ये मेजर उनकी स्टाइल्स हैं जिसपे इन्होंने अपना पूरे लाइफ में काम किया है। अब आइए इनकी जो पोएम्स की लिस्ट है उसको हम जान लेते हैं। ठीक, जैसे कि है आपका माई लास्ट टचेस है, प्रोफेरियाज लवर है, एंड्रिया डी सैरेटो है, रैबी बेन एजरा है, एविलियन होप है, फ्रा लिपो लिपी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये भी है द लास्ट राइडर टुगेदर, मीटिंग एट नाइट या पार्टिंग एट मॉर्निंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। अग्रमैनियंस फ्यूनरल, ये इनके जो है वो फेमस क्या रही हैं, पोएम्स रही हैं, जो कि लिस्ट आपको पता होनी चाहिए। अब आइए हम इनकी लेगेसी के बारे में देख लेते हैं। इनकी डेथ के बारे में बात करेंगे तो 12 दिसंबर 1889 को 12 दिसंबर 1889 को इनका वेनिस इटली में क्या होती है, डेथ हो जाती है, और बरीड इन वेस्टमिंस्टर एबे पोएट्स कॉर्नर में बिसाइड टेनिसन के बिसाइड में क्या होता है, इनको बरी किया जाता है। उसके बाद देखिए रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विक्टोरियन पोएट, स्पेशली द परफेक्टिंग द dramatic monologue। ठीक, his poetry combines intellect, psychology and faith in human goodness, इस पर इन्होंने काम किया है। तो इतना आपको पता चल गया किसके बारे में, रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में। बहुत ही डिटेल से हमने इनके लाइफ के मेजर जो इवेंट्स थे उनको कवर किए हैं, किस पे इन्होंने काम किया है, क्या इनकी स्टाइल रही है, किस थीम पर इन्होंने वर्क किया है वो जाना, इनके फेमस वर्क्स को जाने, और इनके फेमस वर्क कौन से पीरियड में फॉल करते हैं उसको भी हमने देखा। पोएम्स की अलग से हमने लिस्ट देखी। तो इस तरह से जो चीजें हैं वो हमने आपको पूरी डिटेल में जो है वो पढ़ा दिया। अभी इन शॉर्ट अगर एक शब्द में आप या एक लाइन में कहना चाहो तो रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में आप बोल सकते हो कि रॉबर्ट ब्राउनिंग इज रिमेंबर्ड एज द पोएट ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग हु एक्सप्लेन्स इनर लाइफ ऑफ ह्यूमन सोल विद इंटेलेक्चुअल डेप्थ, फेथ एंड ऑप्टिमिज्म, अ ट्रू वॉइस ऑफ विक्टोरियन स्पिरिट। विक्टोरियन स्पिरिट की जो ट्रू वॉइस है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग के माध्यम से एक इंसान के इनर जो क्वालिटी है, इनर जो फीलिंग है उसको प्रेजेंट करते हैं। इसके लिए इन्हें पोएट ऑफ या फादर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग के रूप में जाना जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में हमने सब कुछ देख लिया, कुछ भी बाकी नहीं है। अगर यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली जो है आप उसको कर पाओगे। तो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए, और पोइट्री को कंप्लीट करा दिया गया है। फिर से कह रही हूँ, नहीं पढ़ा है तो जाकर पढ़ लीजिए। बहुत डिटेल से, सिर्फ लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है, बल्कि फिगर ऑफ स्पीच को भी बहुत ही डिटेल में कवर करवाया गया है। तो उसको जाकर जरूर एक बार प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लीजिएगा। और हाँ, अपना होमवर्क भी लेते जाइए। होमवर्क आपका ये है कि आपको नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में आपको क्या करना है, आपको मुझे अपना जो भी नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना चाहते हो वो मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मुझे पता चल पाए कि आपको किस चीज की नीड है और उसके ऊपर मैं वर्क कर पाऊं। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।